हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का क्रिकेट की तीखी बातों के चौथे एपिसोड में। इस सीरीज में हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया की टीम और बाकी की टीम्स के बारे में भी। आज के इस एपिसोड में भी हम ऐसी ही कुछ चर्चा लेकर आए हैं। इस चर्चा के लिए मेरे साथी आदिल और वंश मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप कुछ ही समय में शुरू होने वाला है और 5 जून को इंडिया का पहला मैच होने वाला है। ऐसे में इंडिया की जो स्क्वाड अनाउंस की गई है उसमें केएल राहुल का नाम शामिल नहीं है। बड़ी ज्यादा इस पर कंट्रोवर्सी हो रही थी, बहुत ज्यादा इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों केएल राहुल इस प्लेइंग 11 में या स्क्वाड में नहीं है। आदिल, क्या लगता है आपको? केएल राहुल का जो हमने रिकॉर्ड्स भी देख रहे थे कुछ समय पहले, अवे मैचेस में उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। ऐसे में केएल राहुल का इंक्लूजन क्यों नहीं हुआ है? मेनली इसी चीज को लेकर नहीं हुआ इनका इंक्लूजन, क्योंकि आईपीएल में उनके स्ट्राइक रेट को लेके काफी सवाल खड़े होते हैं। उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा 130 135 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता है, जिसके वजह से उनको इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उनका रहना बहुत जरूरी था T20 वर्ल्ड कप में। जिस तरह की वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, आईपीएल में विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं, 2 स्टंपिंग है, 5-6 कैचेज है उनके नाम अभी तक। उसके अलावा बैटिंग में भी अच्छा कर रहे हैं। सीएसके के खिलाफ 82 रन बनाए थे, फिर 76 रन बनाए केकेआर के खिलाफ, फिर 39 रन की 2 पारियां लगातार खेली थी। पारियां उनकी अच्छी चल रही हैं, बस थोड़ा स्ट्राइक रेट को लेके उनके सवाल थे, जो कि सीएसके के खिलाफ मैच में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था। स्ट्राइक रेट भी अच्छा था उस टाइम उनका। तो मुझे लगता है कि उनका इंक्लूजन होना जरूरी था टीम में। पर आदिल, वही बात है ना कि हमने आईपीएल में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, चाहे सूर्य कुमार यादव को ले लीजिए, और भी प्लेयर्स हैं, पर उनको इसलिए टीम में सेलेक्ट किया गया है क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है। पास्ट रिकॉर्ड तो केएल राहुल का भी अच्छा है, कौन सा खराब तो उनका सिलेक्शन ना होना, वंश क्या लगता है? सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, आप अभी आईपीएल की बात कर रहे हैं, उनका पास्ट रिकॉर्ड कौन सा अच्छा है? जब से वो इंजरी के बाद आए, आप बताएं कौन से? मैंने अभी स्कोर कार्ड उनके देखे, उनकी 2 50+ स्कोर हैं, जिसमें एक 56 रन मारे, उन्होंने 57 बोले। आप आईपीएल की बात करें, T20 क्रिकेट की, और आईपीएल में भी इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो आईपीएल में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगी, हमेशा उनका स्ट्राइक रेट कम रहता है। मैं वही कह रहा था, स्ट्राइक रेट भले उनका 130-35 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, लेकिन उनका रहना बहुत जरूरी था। अगर टीम के पास ऐसे बैट्समैन है, अगर इंडिया के बाहर का परफॉर्मेंस देखेंगे उनका 150+ स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो हम केएल राहुल की तरफ क्यों देखेंगे? क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है उनकी। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आपको बता दूं कि ये मैचेस बाहर होने इंडिया से, और इंडिया के अगर बाहर देखा जाए तो केएल राहुल का प्रदर्शन है 100, हम कह सकते हैं 141 का स्ट्राइक रेट है, 141 के आसपास का स्ट्राइक रेट है उनका, और 2 उनके शतक है। बिल्कुल, उन्होंने 2 शतक है उनके, वो भी इंडिया के बाहर के हैं। पर आप किस टाइम का वो रिकॉर्ड देख रहे हैं? अगर आप हाल ही का रिकॉर्ड देखें पिछले कुछ समय का, तो उनकी पिछले कुछ 10 इनिंग में 2 ही 50 है, और बाकी उनके 2 0 हैं, और 10+ स्कोर भी काफी कम है। तो आप बताइए पिछले 10 इनिंग उनके ना कितने लंबे टाइम में, वो भी देखिए। उनको लगातार परफॉर्मेंस, ये लगातार मौका नहीं मिला खेलने का। अभी पर ऐसे वही बात है ना कि अभी जो रिसेंट मैचेस हुए, ऐसे तो ऋषभ पंत ने आईपीएल के पहले खेला ही नहीं है, साल भर 1.5 साल खेला ही नहीं पर वो इंजरी के बाद भी आगे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पर हमें नहीं पता ना, हमने T20 मैचेस में उनको इंडिया के बाहर खेलते हुए नहीं देखा है इंजरी के बाद अभी तक। तो हम केएल राहुल की तरफ भी कैसे देख सकते हैं? अगर स्ट्राइक रेट मैटर करता है कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं है प्लेयर कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट कोहली भी, अगर राहुल 130 120 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, तो उनको कैसे ले ले, और उनकी क्या पोजीशन रखें? जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। उनके पास रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, एग्रेसिव बैटिंग करना वो जानते हैं। आदिल, हाल फिलहाल मैं कह रहा हूँ ना, स्ट्राइक रेट उनका ठीक है, हाल फिलहाल कम है, लेकिन एग्रेसिव बैटिंग करना भी वो जानते हैं। चलिए आप मुझे पोजीशन बताएं, वो किस पोजीशन पे अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो टीम, मान लो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि टीम आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे में केएल राहुल को आप कौन सी पोजीशन पे रखते हैं? मैं उनको ऋषभ पंत के जगह देखता। वो विकेट कीपिंग कर देते, ऋषभ पंत बैकअप में रहते और केएल राहुल अंदर रहते। तो अगर ऋषभ पंत बैकअप में रहते और केएल राहुल भी रहते, तो शायद संजू सैमसन की जगह नहीं बनती। बिल्कुल, वो भी बैकअप में रह सकते थे। अगर हमें जैसे सूर्य कुमार यादव की जगह किसी को बनाने होती है, तो संजू सैमसन आ सकते थे। आदिल भाई, आप कैसे कह सकते हैं? फिनिशिंग मूवमेंट जिस प्लेयर ने आगे देनी है, ऋषभ पंत, वो अच्छे से जानते हैं केएल राहुल कब ऐसे टाइम पे आगे खेले। आप बताएं कैसे उनको फिनिशिंग के लिए हार्दिक पांड्या, जडेजा और शिवम दुबे तो तीनों आपके अकॉर्डिंग पंत का क्या रोल है? पंत का भी रोल वही है ना? पंत का रोल भी वही है। तो केएल राहुल ओपनिंग आगे करते हैं एलएलजी की तरफ से भी, तो उनको कैसे इस पोजीशन पे बैटिंग दें? यही एक वजह है। तो कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अजीत अगरकर ने यही बोला कि केएल राहुल अभी आईपीएल में ओपनिंग कर रहे हैं, और ओपनिंग हमारे पास बहुत ज्यादा प्लेयर हैं।
जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसी वजह से हम केएल राहुल को नहीं ले रहे टीम में, वरना उनका इंक्लूजन रहता अगर वो चौथे पांचवें पे खेलते और अच्छा परफॉर्मेंस देते जैसा वो अभी दे रहे हैं, तो उनका इंक्लूजन दिखता हमें T20 वर्ल्ड कप। अच्छा, अभी एक स्टैट अभी मैंने देखा हुआ है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले केएल राहुल का देखा था, 141 का उनका स्ट्राइक रेट है। पंत की अगर हम बात करें T20 क्रिकेट में, तो उनका अवे जो मैचेस होते हैं, जो इंडिया से बाहर मैचेस होते हैं, उसमें इनका स्ट्राइक रेट 127 के आसपास का है और एवरेज है 23.91। ये इनका एवरेज है। तो कह सकते हैं कि इनका अगर हम रिकॉर्ड देख रहे हैं तो ये तो केएल राहुल से कम अच्छा प्रदर्शन है, कम है उनका प्रदर्शन। तो ऐसे में क्यों ऋषभ पंत को लिया गया और केएल राहुल को दरकिनार किया गया? क्योंकि उनको एज अ रिजर्व प्लेयर भी नहीं लिया जा रहा है, पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है केएल राहुल को। तो अब आप ये रिकॉर्ड देख रहे हैं स्टार्टिंग से एंड तक के, तो प्लेयर की परफॉर्मेंस बिल्कुल चेंज होती रहती है टाइम के साथ। तो अगर पंत की परफॉर्मेंस भी देखें, माना हमने बार अच्छी नहीं रही, पर अगर हम करंट की देखें तो उनके आईपीएल में कितनी अच्छी, वो इंजरी के बाद एकदम से, और उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, ये सबने देखा है। और उनका आप ये देखिए, जिस पोजीशन पे आके वो खेलते हैं वहां उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रही है। तब कुछ 5 से 6 ओवर रहते होते हैं, वो वहां आके परफॉर्म करते हैं। राहुल करते हैं ओपनिंग, उसके बाद भी उनका स्ट्राइक रेट 130 रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को नहीं लगता केएल राहुल हमेशा ओपनिंग नहीं करते हैं। आई थिंक केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर है जो उनको अगर चौथा पांचवा जगह टीम इंडिया में वो इकलौता ऐसा खिलाड़ी है जो ओपन कर चुका है, 1 डाउन कर चुका है, 2nd डाउन खेल चुका है, 3rd डाउन, 4th डाउन, 5th डाउन तक खेल चुका है। अभी तक वो सेट ही नहीं हो रही टीम में, सेट नहीं हो रहा है। वो किस पोजीशन सेट वाली बात नहीं है, जहां जरूरत होती है ना टीम को, वो वहां बैटिंग करने जाते हैं। टीम की जरूरत हो चुकी है ना, टीम में जहां ऑलरेडी हो चुकी है कि किस प्लेयर को किस पोजीशन में खेलना। तो जब मिडिल ऑर्डर, जब टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर नहीं था ना, तब केएल राहुल को मिडिल ऑर्डर में भेजा गया, वो ओपन करते थे। बिल्कुल सही बात, जब टॉप ऑर्डर थे, पर अब इंडिया को मिल चुका है अच्छा मिडिल ऑर्डर। बात वही है ना कि अगर एक प्लेयर ऐसा है केएल राहुल जिनको किसी भी पोजीशन में खिलाया जा सकता है, पर ऋषभ पंत के साथ ऐसा नहीं। आप ऋषभ पंत से ओपनिंग नहीं करवा सकते हो, आप दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं खिला सकते हो। अगर एक प्लेयर हमारे पास, क्या आदिल मेरा आपसे एक सवाल है, कोई भी प्लेयर हमारे पास इस समय स्क्वाड में ऐसा है जो अगर किसी भी पोजीशन पे खेल सके, अगर हम चाहें उनको खिलाना? उनका परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा बिल्कुल। ऐसा कोई खिलाड़ी केएल राहुल के अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है टीम इंडिया में इस टाइम जिसको हम किसी भी पोजीशन पे खिला दें और सोचें कि वो परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। कोई नहीं है ऐसा खिलाड़ी इस टाइम। जी मेरा मानना है रविंद्र जडेजा ये कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर वो अच्छे से संभाल सकते हैं, वो चाहे 2 डाउन आ जाए, 3 डाउन आ जाए, 4 डाउन आ जाए, वो चेस करना भी जानते हैं, वो इनिंग को संभालना भी जानते हैं। नहीं, और उनका स्ट्राइक रेट भी हमने देखा है, मिडिल ऑर्डर में 140 प्लस रहता है। मिडिल ऑर्डर में जब वो बैटिंग करने आते हैं, हम चेन्नई के खिलाफ, चेन्नई के साथ जब अभी वो 2 डाउन 3 डाउन बैटिंग करने आए, तो हमने देखा उनका स्ट्राइक रेट 130 131 के आसपास रहा। चलिए ठीक है माना। तो आप मुझे ये बताएं, केएल राहुल पिछले कितने टाइम से सिर्फ ओपनिंग करी है, तो उनको कैसे मिडिल ऑर्डर में कोई भी स्पॉट दे दें जब ऑलरेडी वहां पे हैं प्लेयर्स? यही बात अजीत अगरकर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, जिसके वजह से केएल राहुल का सिलेक्शन नहीं हुआ टीम इंडिया में। अगर वो खेलते, वो अब उनकी टीम स्पिरिट थी, वो अपने टीम को दिखना चाहते हैं कि एलएसजी को जिताना चाहते हैं, इसलिए वो ओपनिंग करने आते हैं कि ओपन में उनके पास कोई ऐसा बहुत ज्यादा अच्छा बैट्समैन नहीं है। तो केएल राहुल खुद वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं जाऊँ, सेल्फलेस है वो थोड़ा खिलाड़ी, उसको जहां खिला देते हैं वो वहां खेल लेता है। बिल्कुल आदिल, इसी बीच में अभी ना थोड़ी देर पहले जडेजा की भी बात हुई, तो मैं इस पे एक और मुझे जो दिक्कत है या एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में। इंडिया इस समय 4 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, है ना? पूरा जो उनका स्क्वाड है उसमें 4 स्पिनर्स हैं, और जो मैचेस होने हैं ये बाहर मैचेस होने हैं, तो वहाँ क्या स्पिनर फ्रेंडली पिचेस हमें मिलेंगी? और ऐसे में अगर मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, ऐसे में क्या इंडिया का ये डिसीजन सही है 4 स्पिनर्स के साथ जाने का? हाँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैचेस जो है देखिए सुबह 10 बजे से या 10:30 बजे से शुरू होने वाले हैं वहाँ पे, और गर्मियों का टाइम है और थोड़ा धूप रहेगी, तो पिचेस जो हैं वो ड्राई रहेंगी, तो स्पिनर्स को वहाँ पे मदद मिलेगी कि बॉल घूमेगी। और युजवेंद्र चहल ऐसे खिलाड़ी हैं जहाँ पे उनको मतलब कोई भी पिच दे दो जहाँ पे बिल्कुल मदद नहीं है, लेकिन फिर भी वो बॉल को टर्न कराना जानते हैं। वंश जी मेरा तो बिल्कुल ये मानना नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये पिच तैयार करी है वो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो हमने जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी पिचेस देखी है, वहाँ पे पेसर्स ज्यादा काम आते हैं, और पिच अगर नहीं होगी तो पावर प्ले में पेसर्स को बाउंस मिलेगा, सीम भी मिलेगा अच्छा, और बैट्समैन के लिए भी बाउंड्री लंबी होगी तो उनको हिट करना थोड़ा टफ होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा ग्रासी पिच नहीं है। बरमूडा 31 ग्रास का यूज किया गया है। जो न्यूयॉर्क में मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, उसमें ड्रॉप इन पिच लगाया गया है। ड्रॉप इन पिच वो होता है मतलब जो पिच को ना वहां पे बनाया नहीं जाता, वो कहीं और बनाया जाता है, उसको ला के रखा जाता है, उसको ड्रॉप इन पिच बोलते हैं। तो उसमें बरमूडा 31 ग्रास का यूज किया गया है जो न्यूयॉर्क में मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का। और उस मैच में मतलब उस पिच पे
शुरू में तो हो सकता है बिल्कुल कि पेसर्स को मदद मिले क्योंकि ग्रास रहेगी, बाउंस होगी, स्विंग भी होगी बॉल, लेकिन जब लेटर स्टेजेस आएगा या सेकंड इनिंग आएगा तो वहां पे स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। चलो, तो ऑस्ट्रेलिया आप की भी हम मुझे बात एक कर चीज लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने साथ 3 स्पिनर्स लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। और इंडिया 4 लेके जा और रही है। यही वजह है ऑस्ट्रेलिया भी 3 स्पिनर इसलिए खिला रही है क्योंकि उनको भी पता है कि वहां पे ना स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है। तो पहले आप मुझे एक बात बताएं कि आपके अकॉर्डिंग इंडिया कितने स्पिनर्स खिलाएगी टीम में और कितने पेसर्स? तीन स्पिनर तो खिलाना चाहिए। 2 पेसर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 2 मेन पेसर जरूर रहेंगे, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, और उसके अलावा हार्दिक पांड्या एक थर्ड पेसिंग ऑप्शन होंगे। कल आपने एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछा गया था कि हमारे पास एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है। हाँ, उसमें रोहित शर्मा ने हाथ उठाया था। क्या लगता है, रोहित शर्मा को हम बॉलिंग करते हुए कुछ ऐसा करते हुए देख सकते हैं क्या? नहीं, राइट आर्म ऑफ स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो काम करेगा राइट हैंड बैट्समैन के लिए, वो हमारे कुलदीप यादव कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लग रहा है कि राइट आर्म ऑफ स्पिनर की जरूरत वहां पड़ेगी। और जैसा कि अभी आदिल भाई ने कहा 3 स्पिनर, तो मुझे नहीं लगता इंडिया 3 स्पिनर के साथ देखेगी, क्योंकि मेरे को कहीं नहीं, ना प्लेइंग कहीं 11 में 2 स्पिनर रहेंगे। प्लेइंग 11 में 2 जी, स्पिनर बिल्कुल, रहेंगे, हाँ, 2 या कुलदीप और चहल। मेरा भी यही मानना है कि 2 से बाकी- ज्यादा इंडिया नहीं देखेगी वहाँ पे। बाकी रविंद्र जडेजा भी स्पिन करेंगे, तो वो 6 बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे, जिसमें 3 पेस बॉलिंग ऑप्शन रहेंगे और 3 तो स्पिन आपको बॉलिंग लगता है ऑप्शन कि जब रहेंगे। जडेजा रहेंगे और मान लीजिए कुलदीप रहेंगे, तो ऐसे में चहल को चांस मिलेगा? बिल्कुल। मैंने कहा जैसे 2 ऑलराउंडर रहेंगे, हार्दिक और जडेजा, एक फास्ट बॉलिंग करेगा, एक स्पिन बॉलिंग करेगा। उसके अलावा 2 पेसर रहेंगे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, और स्पिन में रहेंगे कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर टीम जडेजा को देख रही है तो उसके साथ वो एक ही स्पिनर देखेगी, या वो चहल होंगे या कुलदीप यादव। और मेरा मानना यह है कि चहल उन पिचों पे ज्यादा सक्सेस, जहां पिच ड्राई होगा वहां तीनों स्पिनर मेरे को नजर आ रहे हैं खेलते हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कल फिर से जुड़ेंगे आपके साथ ऐसे ही कोई टॉपिक लेकर, और उस पर हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे। अपने सुझाव हमें जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।